इम्पोर्टेंट, क्या नहीं पढ़ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो जीएस पढ़ते हैं, जीएस में सबसे बड़ा पार्ट, ये बात अलग है कि हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ज्योग्राफी भी ज़्यादा पढ़ते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन साइंस टेक सबसे बड़ा हो जाता है। बट यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेलेक्टेड सम पार्ट ऑफ द एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन सा पार्ट आप लेके चलें यूपीएससी एंड स्टेट पीसेस बोथ। स्टेट पीसेस क्या होता है? स्टेट पीसेस में जनरल साइंस ज्यादा होती है, आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर। यूपीएससी में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर इन टेक्नोलॉजी पार्ट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का तो जमाना है, यू नो, चंद्रयान 3 and ISRO preparing to launch Chandrayaan 4 with the help of the JAXA. JAXA, this is a space agency of Japan. This is a space agency of Japan. Then Aditya L1 launch किया, then अभी गगनयान का फर्स्ट ट्रायल हुआ। तो ऑल द थिंग आपको स्टडी करना है। तो पहले ये समझना है कि व्हाट शुड नॉट टू स्टडी एंड व्हाट शुड टू स्टडी। तो जब व्हाट शुड टू स्टडी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत बड़ा हो जाता है साइंस, उसमें से कुछ पोर्शन पिक करके चलना है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट ऑल द पार्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट इजी इज क्या है, यू सेलेक्ट सम पार्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ पोर्शन को लेके चलेंगे, देन यू आप देखेंगे कि मोर देन 90-80% क्वेश्चन यू कैन क्रैक। 80 से 100% तो नहीं कर सकते यार, बहुत बड़ा है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएगा। जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके चलते हैं, एक तो बायोलॉजी है, then other part is biotechnology. This is another name is genetic engineering. In 2022, a new technology developed, that is CAR T-cell therapy against the blood cancer. Artificial meat, artificial heart. बाकी जीएम क्रॉप तो आप जानते ही, तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन वेरी करंट का पार्ट जब तक मैं पढ़ाऊंगा कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम करंट आपका कवर करूं। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि बेटा ये पोर्शन यहां से आपको मिलेगा, यहां से आपको ये पोर्शन मिलेगा। तो आइए पहले देखते हैं क्या क्या पार्ट आपको इसमें, तो इसकी जरूरत तो है नहीं, उंगली से होगा। ये व्हाइट वाला बढ़िया है। देखिए सबसे थोड़ा सा सेट होने में पेन ले लेना। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, पेन हो गया। हाँ बेटा, अच्छा बोर्ड पे लगा हुआ है, ये थैंक यू थैंक यू। देखिए, तो एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन, पहले मैं बात आपसे करूंगा फर्स्ट पार्ट जनरल साइंस की। जनरल साइंस को कैसे पढ़ना है? जनरल साइंस यू स्टडी अकॉर्डिंग द इन टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस वो पढ़िए जो टेक्नोलॉजी को अचीव करने में इजी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज ए जनरल साइंस पोर्शन, दिस इज ए ब्लड एंड हार्ट, दिस इज जनरल साइंस का पार्ट।
ये क्यों इंपॉर्टेंट है? करंट में 2023 नोबेल रिसीव बाई फॉर mRNA वैक्सीन। आपने देखा होगा करंट में 2023 का नोबेल मिला और mRNA वैक्सीन, वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक। ये जानते कब जरूरी हो गया? जब से कोविड आया। कोविड के बाद से जैसे करंट में आप देखेंगे तो इंडिया ने डेवलप किया जेमको वैक, दिस इज mRNA वैक्सीन। कोविशील्ड लगी आपको, कोवैक्सीन लगी। कोविशील्ड दिस इज अ वायरल वेक्टर वैक्सीन। को ठीक, वायरल वेक्टर वैक्सीन। कोवैक्सीन इज ए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो व्हाट इज द डिफरेंस? ये क्या अंतर है इसमें? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या है? एक्टिवेटेड वैक्सीन क्या है? वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या है? और करंट में mRNA वैक्सीन क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि mRNA वैक्सीन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया जब हमको रिक्वायरमेंट थी, वेरी कम टाइम में, बहुत कम समय में इसको मैन्युफैक्चर किया गया। कंपैरेटिवली अदर वैक्सीन से बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो जल्दी कम समय में इसको तैयार किया गया। दूसरा, आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम इजीली एक्सेप्टेड दिस टाइप ऑफ वैक्सीन कंपैरेटिवली टू अदर वैक्सीन। योर बॉडी इम्यून सिस्टम इजीली एक्सेप्टेड दिस टाइप ऑफ वैक्सीन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 का नोबेल मिला। तो अगर आपको करंट पढ़ना है बेटा तो क्या करें? फिजूल की चीज ना पढ़ें। अब मैं आप साइंस शुरू करूं, मैं आपको सेल पढ़ाऊं, तो सेल तो हम समझते हैं कि मोर देन 99% स्टूडेंट जब सबसे पहले साइंस पढ़ना शुरू करते हैं बायोलॉजी में तो क्या पढ़ते हैं? सेल पढ़। उसमें समय हम नहीं बर्बाद करते। हम क्या करते हैं, जो करंट की डिमांड है, साइंस में सबसे बड़ी दिक्कत है करंट की जो डिमांड है, अकॉर्डिंग टू दिस आप उन टॉपिक्स को लेके चलेंगे, देन यू कैन क्रैक ऑल द क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन को आप कर लेंगे। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये मीटर तो जाता ही होगा ऐसे। एक क्वेश्चन पूछता हूं, which part oblique organ of the human body is most important? हिंदी वाले जो छात्र हैं, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग या अंग है। ठीक, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए। नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 लंग्स, नंबर 3 किडनी, नंबर 4 दैट इज ब्लड। अब आप हमको बताइए विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट तो सभी है, यू नो दैट ऑल द पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, बट विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू? बताइए, यू थिंक अबाउट दिस। देखिए, ये जानते हैं, ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट बनाएगा कम समय में। यू गेन योर नॉलेज, कम समय में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को क्या करेगा? क्लियर करेगा कम समय में। स्मार्ट स्टडी यही होती है, कम समय में मैक्सिमम चीजों को कवर करने की कोशिश करिए। अब बताइए हमको। और आप में से बताइए, बोलो बेटा।
आपने पढ़ा तो होगा, ये तो जानते हैं। व्हाट इज किडनी, व्हाट इज हार्ट एंड व्हाट इज लंग्स। अब देखिए समझिए, हार्ट इज जस्ट लाइक ए मोटर। घर में अगर पानी आपको चाहिए, देन यू ऑन द स्विच, मोटर क्या करेगा, टू सप्लाई द वाटर, सप्लाई करेगा वाटर। इसके अलावा हार्ट कुछ नहीं है। बाकी तो दिल की बीमारी एक अलग चीज है, लोग कहते हैं ना कि दिल लग गया, ये हो गया, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा। हार्ट क्या है, हार्ट इज जस्ट लाइक ए पंप, रेगुलरली सर्कुलेट द ब्लड इन योर बॉडी। ओके, देन लंग्स, व्हाट इज द लंग्स, lungs is actually purify your blood, purify your blood। lungs क्या करता है, purify your blood, pure blood means क्या है, the blood which contain more amount of oxygen than carbon dioxide, this is known the pure blood। यानी ब्लड को क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड करता है। if blood contain more amount of oxygen and less amount of carbon dioxide, it means ये क्या काम, कौन काम करता है, लंग्स। अब किडनी का क्या काम होता है, क्लीन, किडनी एक्चुअली क्लीन योर ब्लड, जस्ट लाइक ए फिल्टर, जस्ट लाइक ए छन्नी। तो ये सारी चीजें ब्लड से रिलेटेड है कि नहीं। अब ब्लड ना होता तो इसकी जरूरत नहीं होती, यानी सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड हो गया। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, देखिए एक चीज कॉमन है इन जनरली इन नेचर में, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टू टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन दिस नेचर। नंबर वन मल्टी सेलुलर, नंबर टू सिंगल सेलुलर। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, सबको चाहिए। विदाउट एनर्जी सर्वाइव नहीं करेंगे, और एनर्जी के लिए तो फूड चाहिए, यही चाहिए ना। अब अगर बेटा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, दिस इज ए सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया है, मैंने वायरस का नाम लिया, वायरस इज नॉट ए सेल, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म दो ही इन्वायरमेंट में रहता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, दो ही इन्वायरमेंट में होगा, या तो वाटर में होगा या तो एयर में होगा। अपने सराउंडिंग से क्या करेगा, अपने मैथडोलॉजी से इनटेक द फूड एंड डाइजेस्टेड द फूड। अब फूड जब लेगा, देखिए अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझिए, बहुत इधर उधर नहीं भागना है, यहां से लेके चलेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन होगा। अब ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर है, मान लीजिए ये एयर में या वाटर में रहता है, अपने सराउंडिंग से फूड लेगा, लेने का मेथड अलग अलग है हर ऑर्गेनिज्म का। अब ऑर्गेनिज्म जब फूड लेगा, मोस्टली फूड में क्या होता है, ग्लूकोज। देन नेचुरली जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप जानते हैं ऑर्गेनिज्म को डिवाइड इन टू पार्ट, सम ऑफ स्टडी इन बॉटनी एंड सम ऑफ स्टडी इन जूलॉजी। क्या डिफरेंट है जूलॉजी बॉटनी में, बॉटनी में वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें सेल वॉल होती है, पढ़ा होगा। जूलॉजी में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। तो अब अगर ऑर्गेनिज्म जब ये लेगा ग्लूकोज फूड मटेरियल लेगा, जैसे फूड बेटा बहुत सारे होते, सारी चीज तो एक साथ नहीं लेके चल सकते। अब ग्लूकोज लेगा, देन सराउंडिंग से क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, देन ऑक्सीजन कंबाइंड विथ ग्लूकोज, देन व्हाट, क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट इन वाटर एंड CO2 and energy and energy store in mitochondria, and this portion कहाँ होगा, वाटर के रूप में डिस्चार्ज हो जाएगा।
और दिस पोर्शन क्या होगा, ये भी निकल जाएगा बाहर। अब निकालने का तरीका अलग अलग होता है। ये तो एक कोष की है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेलुलर है, इसमें इजीली दिस थिंग इज गोइंग ऑन। बट यू इमेजिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हाउ दे इनटेक फूड एंड हाउ दे डिस्चार्ज वेस्ट मटेरियल। मल्टी सेलुलर में क्या होगा, देखिए मल्टी सेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है? अब ये हिस्सा तो सराउंडिंग में है, एयर में या वाटर में, तो ये तो ले लेगा, बाकी का क्या होगा? तो उनमें के बॉडी में एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, एक बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी से फूड लेगा। तमाम सिस्टम जो रिक्वायरमेंट है सिस्टम की, डिफरेंट टाइप ऑफ दिस सिस्टम डेवलप इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, आप में से हिंदी मीडियम छात्र कितने हैं? अच्छा, काफी संख्या है। चलिए, तो ज्यादातर क्या होता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होगा, उनको फूड चाहिए, तो उनके बॉडी में सिस्टम डेवलप हो गए। एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम, एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनमें भी है, लेकिन छुपा छुपा होता है। सेल के अंदर जो होना है होता है, उसमें क्या होता है, ब्लड भी है, हार्ट भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन भी है, समझ रहे ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम की जरूरत पड़ी कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस सेल तक जो है बेटा, इस सेल तक क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और इस सेल तक क्या चाहिए, ये तो बेसिक नीड है बॉडी की, ये बेसिक नीड है। ये दोनों यहां तक कैसे पहुंचेगा? फूड यहां खाएंगे, फूड जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। आज आपने क्या किया, आलू खा लिया, इनटेक पोटैटो, यू नो पोटैटो व्हाट, पोटैटो इज एक्चुअली ए स्टार्च, दिस इज ए स्टार्च, दिस इज ए मंड होता है। अब आपने खाया तो स्टार्च क्या है? देखिए, स्टार्च जो है बहुत इजीली समझने की कोशिश करिए। स्टार्च किसका बना होता है? यूनिट का। उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट होता है ग्लूकोज। जो रिलेशनशिप वर्ड और अल्फाबेट में होता है। कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। और कितने वर्ड बना सकते हैं? बहुत सारे। तो यहां पर जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट अभी आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट की कुल मिला के जो इकाई है वो ग्लूकोज है। अब वो जब मुंह में गया, पाचन तंत्र ने, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया, उस स्टार्च को उसके यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। फिर प्रोटीन खाया, दूध पिया, इन मिल्क, यू नो, केसीन प्रोटीन। मक्का खाया, मेज, कंटेन जीन प्रोटीन। अंडा खाया, कंटेन एल्ब्यूमिन प्रोटीन। लेकिन अब आपके शरीर में ना एल्ब्यूमिन, आपके शरीर में देखें तो केसीन प्रोटीन नहीं है। ये क्या है? दिस इज ए इलास्टिन प्रोटीन। अब आपके बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रोटीन होता है दैट इज कोलेजन प्रोटीन। कहाँ होता है? हड्डियों में होता है। अब हर आदमी तो नल्ला खींचता नहीं, नॉनवेज हर आदमी तो खाता नहीं। तो आपके शरीर का सिस्टम है, आप जो भी खाएंगे, प्रोटीन जो भी खाया, उसको ब्रेक डाउन किसमें? स्मॉल पीसेस में। स्मॉल, उसका यूनिट क्या हुआ? अमीनो एसिड। प्रोटीन की यूनिट अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट ग्लूकोज, फ्रक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है। फैट खाया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो जब आप खाएंगे तो टूटेगा, फिर कहां जाएगा? टूटने के बाद टूट टाट के जाएगा ब्लड में। और ब्लड कहां ले जाएगा फूड को? ब्लड ले जाएगा उस फूड मटेरियल को बॉडी के सेल के अंदर। जैसे
देखिए ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है बेटा। ये आपने लिया फूड। फूड के भाग कौन है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। तो ये जो फूड है, इसमें हम अगर किसी एक की बात करें, स्टार्च की बात, फूड में तो कई सारे हैं। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें स्टार्च भी है, इसमें फैट भी है। मेन ये तीनों, बाकी विटामिन तो होता ही है, ये चीज है। अब ये जब गया डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो एक हम लिया स्टार्च, डीएच ने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। ग्लूकोज कहाँ गया? ब्लड में। ब्लड से कहाँ गया? बॉडी की सेल में। फिर होता है रेस्पिरेशन, श्वसन। अब श्वसन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? दिस इज नॉट ए रेस्पिरेशन, दिस इज ए ब्रीदिंग। हिंदी में कहेंगे श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये ब्रीदिंग है, ये श्वसन नहीं है। श्वसन या रेस्पिरेशन का जो वर्ड की मीनिंग निकलती है, क्या निकलती है मालूम है? श्वसन का मतलब ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ का टूटना, ब्रेकिंग अप ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज एनर्जी। कार्बनिक मैटर क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक होना ऑक्सीजन के साथ, वाटर बनना, कार्बन डाइऑक्साइड बनना एंड एनर्जी रिलीज होना। यही तो मतलब हुआ। अब आप जो करते, आप ब्रीदिंग कर रहे हो। ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? एयर आपके लंग्स में जा रही है। प्लांट में ब्रीदिंग नहीं होती, रेस्पिरेशन होता है। ये बात अलग है कि नॉर्मल लैंग्वेज में आप ब्रीदिंग ऑर्गन कह देते हो। बात मेरी समझ रहे हैं ना? इस तरीके से आपको चलना है। तो हो सकता है बहुत सारी बुक में ना मिले आपको, कॉन्सेप्ट है ये। एक काम तो आपको करना है, एनसीईआरटी लेना है। क्लास 6 टू 10th तक, 6th से लेकर के 10th तक एनसीईआरटी जरूर से ले लें। और जब टॉपिक्स स्टडी कर रहे हैं उसमें तो नीचे लिखा रहता है ना, हाउ मच यू लर्न। टॉपिक के लास्ट में रहता है ना, हिंदी में रहता आओ करके देखें। दिस इज ए क्वेश्चन, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ योर सिविल सर्विसेज के। वहीं से क्वेश्चन पूछता है। और जब हम लोग बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं? उसको नहीं पढ़ते हैं। और वही क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा, अप्लाइड पोर्शन का, वो क्वेश्चन होगा। तो पहला तो काम आप करिए, एनसीईआरटी ले लीजिए क्लास 6 से लेकर 10th तक। और अभी मैं और कुछ नहीं कहूँगा, फिर मैं बताऊंगा कि, क्योंकि मैं आता रहूँगा तो आपको बताता रहूँ क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक की आपको लेना है एनसीईआरटी, समझ रहे हैं ना? फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी में बताएंगे कौन सी बुक लेना है, क्या लेना है। बल्कि टेक्नोलॉजी में तो ऐसा क्या करिए कि एक मैगजीन आती है, खासकर करंट के चीज़ों पे, जैसे साइंस रिपोर्टर इंग्लिश में होती है और हिंदी में विज्ञान प्रगति होती है। अब तो बड़ी महंगी हो गई बेटा। हम लोग जब पढ़ते थे तो मुझे याद है 75 पैसे की मिलती थी, अब करंट में 75 रुपीज़ की हो गई। इधर कोविड के बाद उसका रेट बहुत, पहले 30 रुपीज़ 35 की होती थी, तो 75 की हो गई। ना खरीदना हो तो आप उसको पीडीएफ उसका जो है वो आप नेट पे जाएंगे तो दिया रहता है उसमें। उसमें देखेंगे तो अभी आपका जो है 2023 का, ये अक्टूबर चल रहा है ना, तो हमारे ख्याल से अक्टूबर में या नवंबर में, जो कि अक्टूबर में आ चुकी होती है सितंबर वाला, तो नवंबर में आपका पूरा आ जाएगा, खासकर नोबल 2023 का। तो एक रिकॉर्ड रहेगा आपके पास बढ़िया से। ये तो चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है। अब आइए एक एक टॉपिक देखते हैं। ये समझ में बात आई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म? जो बॉडी के सारे सिस्टम डेवलप होते हैं फॉर द एनर्जी।
क्योंकि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एनर्जी चाहिए, लेकिन उसके बॉडी में ना सर्कुलेटरी सिस्टम है तो बड़ा छुपा छुपा है। मैं ये नहीं कह सकता नहीं है, छुपा छुपा है, हाइडन है। न्यूट्रिशन सिस्टम भी हाइडन है, छुपा छुपा है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अपने अपने तरीके से डाइजेस्टिव सारे सिस्टम होते हैं। भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अर्थवर्म से लेकर के जुरैसी कीड़ा में डायनासोर होता था, सब में बॉडी का सिस्टम, आपके बॉडी में भी सारा सिस्टम। ठीक है बेटा, अब मैं शुरू करता हूं एक एक टॉपिक में, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना ये समझते हैं पहले। ठीक है, देन स्टार्ट करेंगे टॉपिक। ओके, तो सबसे फर्स्ट पार्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मिटाने का भी चलो पेज ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया ब्लड एंड हार्ट। अब आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ब्लड में व्हाट शुड टू स्टडी, क्या पढ़ना है आपको, समझ रहे ना। तो इसके दो पार्ट रहते हैं, एक तो ब्लड है एंड सेकंड पार्ट हार्ट है। अब ब्लड को दो तरीके से पढ़ना है, फिर आपको बताएं क्वेश्चन कहां से आते हैं। एक तो ब्लड ग्रुप है, रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप का मतलब रुधिर वर्ग। एंड द सेकंड पार्ट इज होगा ब्लड कंपोजिशन, हिंदी में भी बोल देता हूं। वैसे बेटा एक चीज समझ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले छात्र खासकर जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको अंग्रेजी में तैयार करिएगा, नहीं क्वेश्चन छूटेगा तो रोना आएगा, फिर आंसू पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि साइंस एक्चुअल में इंग्लिश में ही है। क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए 18 से 19 साल हो गए, और यहाँ पे सर के यहाँ जुड़ा हूँ मैं करीब 2015 से, तब से कंटिन्यू मैं क्लास लेता हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर कि जब आप तैयारी करते हैं, और मुझे याद है कि 2004 या 5 में क्वेश्चन था, यूपीएससी में आया था, इंग्लिश में था डायबिटीज इंसिपिडस। मैंने हिंदी लगाई थी मूत्र लता, मूत्र की लता लग जाती, बहुत ज्यादा मूत्र, बहुमूत्र होता है। और उसमें हिंदी आई थी उदक में। एक तो मधुमेह है, मधुमेह अलग है, डायबिटीज मिलेटस है, और दिस इज ए डायबिटीज इंसिपिडस है। अब लड़कों ने कहा सर ये उदक में क्या होता है, हम कहा भैया हमको भी नहीं पता, अंग्रेजी पता है कि मैं पर्यायवाची तो बता नहीं सकता, मैं हिंदी का विद्वान नहीं हूं ना मैं अंग्रेजी का विद्वान हूं। तो आपके हित में ये है, खासकर हिंदी मीडियम के छात्र, आप देखेंगे एग्जाम देते हैं तो मायोपिया, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करिएगा, पुराना पेपर जब तक देखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। आप देखेंगे जब ये पेपर बनता है तो इसको हिंदी में लिख देते हैं ऐसे, मायोपिया, ये मायोपिया लिख दिया। अब बताइए क्या करेंगे, आपने तो रट्टा मार कर रखा है निकट दृष्टि दोष, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कॉन्सेप्ट बन रहा है थोड़ा सा बन रहा है, जो हिंदी मीडियम के छात्र होंगे वो जानते होंगे, आंख से संबंधित रोग। अब वो उठा के उसने हिंदी में लिख दिया मायोपिया, क्योंकि जितने भी टर्मिनोलॉजी होती है ना साइंस में, इंग्लिश में ही होती है। उन टर्मिनोलॉजी को उसके अर्थ को, उसके मीनिंग को समझ करके उसकी इंग्लिश बनाई जाती है, उसकी हिंदी बनाई जाती। तो कोशिश करिएगा कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी है बेटा, खासकर हिंदी मीडियम के छात्र जो स्टूडेंट हैं, उसको अंग्रेजी में कर, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में। आप टर्मिनोलॉजी जो इंग्लिश में आपको तैयार है ना, जैसे मैंने इसको बताया ऐसे लिख सकते हैं। और उसका रीजन ये है कि जो चेक करने वाला उसको भी हिंदी नहीं पता है,
साइंस का क्वेश्चन साइंस का बंदा बनाएगा, उसको हिंदी नहीं पता है। अब अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो उसको बड़ा सोचना पड़ेगा। और जैसे क्लास 9, 10th, 11th, 12th या ग्रेजुएशन की आप एग्जाम देते हैं, नोटबुक चेक होती है ना बेटा, वैसे ही चेक होती। मेन का क्वेश्चन ऐसा नहीं कोई स्पेशल चेक करते हैं, उसको समझ में नहीं आएगा, इरिटेट होगा, नंबर नहीं देगा। राइटिंग भी ठीक होनी चाहिए। राइटिंग को हम लोग जब पढ़ते थे, मेन का क्वेश्चन जब मुझे याद है, जब मैं तैयारी करता था उस समय तो बहुत टीवी वगैरह नेट वगैरह नहीं था, तो मेरी एज मोर देन 50 हो गई है। रेडियो होता था, रेडियो में न्यूज़, तो हम लोग मेन में लिखने की जो तैयारी करते थे, 15 मिनट का समाचार या न्यूज़ आता था। 15 मिनट में वो जितना वर्ड बोलता था, जो न्यूज़ समाचार पढ़ने वाले थे, वो 15 मिनट में जितने वर्ड बोलते थे, अगर उतना वर्ड 15 मिनट में लिख लें, अब आप भी पढ़ लें, पड़ोसी भी पढ़ ले, तो समझिए आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये तरीका बता रहा हूँ। 15 मिनट में जितना वर्ड बोलता है, अब आप कैलकुलेट करिएगा 3 घंटे में 200 या 150, 100 वर्ड का रहता है क्वेश्चन। 3 आवर में कितना क्वेश्चन लिखना है, कितने वर्ड लिखना है। और 15 ये मेरे हम लोगों का एकदम नापा हुआ है, थोड़ा सा आगे ही है, कम नहीं है। 15 मिनट में वो जितना वर्ड बोल रहे हैं रेडियो में, समाचार या न्यूज़ में, आप ये समझिए अगर उतना आप सुन करके लिख रहे हो, टूट नहीं रहा है, और ऐसा लिख रहे हो कि आप भी पढ़ ले रहे हो, पड़ोसी भी पढ़ ले रहा है, तो समझिए मेन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अदरवाइज क्वेश्चन छूट जाएगा। अब बना बना के लिख रहे हो, पता चला 3 क्वेश्चन में कहानी खत्म, आया हुआ क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट भी तो करना है, खाली पढ़ना थोड़ी है। ये तरीके बता रहा हूँ। ये हम लोग समय उस समय रेडियो ही होता था, कमरा लेकर रहते थे तो रेडियो होते थे। तो हमारे कई मित्र थे, वो तैयारी जब करते तो कहते यार क्या किया जाए, तो हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट किया उसको। आप समझ रहे हैं, 3 घंटे में इतने वर्ड, 15 मिनट में इतने वर्ड, ये बोल रहा है लिख लें, कैलकुलेट किया तो थोड़ा प्लस में ही है। मतलब आपके पास समय बच भी रहा, कोई टॉपिक पे सोचने का मौका भी मिल रहा है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, करीब 20 से 25 मिनट थोड़ा ज़्यादा समय मिल रहा है आपको करने के बाद क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना आपको, हिंदी या इंग्लिश में। देखिए एक चीज़ और है कि जब आप लिखते हैं ना तो थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सोचने का भी तो मौका चाहिए, इसलिए वो 15 मिनट, 10-15 मिनट, 20 मिनट थोड़ा सा आगे जाता है। ये तरीके होते हैं। और हम लोग चूंकि सफल, जो जो असफल होता है उसी को सफलता का काफ़ी हद तक राज पता होता है। हम लोगों के समय में तो इतना नेट वगैरह कुछ नहीं था, पत्रिकाएं होती थी, बुक्स होती थी, वही ढूंढते थे। बहुत टफ काम होता। अब तो बहुत इजी हो गया, कोई भी गूगल बाबा में डालें सब कुछ उपलब्ध है। अगर अब आप ना निकाल पाओगे तो फिर ठीक नहीं है। समझ रहे हैं? अब देखिए, ये समझ गए इंग्लिश हिंदी वाला मामला। अब देखिए, जब आप ब्लड पढ़ते हैं तो ब्लड को 2 तरीके से पढ़ना है आपको। एक तो ये ब्लड कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, यानी हिंदी में कहेंगे रुधिर का संगठन, और ये हो गया ब्लड ग्रुप। अब ब्लड कंपोजिशन जब पढ़ेंगे तो 2 तरीके से, एक तो देखिए ब्लड का एक भाग होता है प्लाज्मा, ये 55% पार्ट को बनाता है, और एक होता है ब्लड सेल्स, ये ब्लड के 45% पार्ट को बनाता है। 45% पार्ट को ये बनाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है? यहां से आता है और यहां से आता है। इसको मोहब्बत से पढ़ने का, क्योंकि इसको समझेंगे तो आपको क्या समझ में आएगी,
वैक्सीन समझ में आएगी, वैक्सीन समझ में आएगी, एंटीबायोटिक समझ में आएगा। ये तो प्लाज्मा तो एक समझिए आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट है, येलो कलर का, जिसमें कुछ प्रोटीन कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ गैसेस होती, मोस्ट ऑफ द 92% वाटर कंटेंट, प्लाज्मा कंटेंट 92। और प्लाज्मा वर्ड एक जगह और आता है, बताइए कहाँ आता है? स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट होते हैं? बहुत सारे स्टेट होते हैं। आप महसूस 3 स्टेट को करते हो, और बहुत हुआ तो 4th स्टेट को मैटर करते हो। जब बिजली कड़कती है तो मैटर की ये जो स्टेट है प्लाज्मा, इसको महसूस करते हैं आप, बिजली जो कड़कती है। इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो मैटर है वो प्लाज्मा है। सबसे पहला एग्जाम्पल सन है। सन सन में मैटर प्लाज्मा स्टेट में, और उससे भी हाई टेम्परेचर में जाएंगे तो क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा होगा। और सॉलिड के नीचे जाएंगे तो और भी स्टेट होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं बीईसी, बूस-आइंस्टीन कंडेंसेट, क्योंकि इसका टेम्परेचर होता है 0 केल्विन। देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है, 0 केल्विन। अब एक चीज बताइए, सेल्सियस पैदा हुए, केल्विन पैदा हुए, फ़ारेनहाइट पैदा हुए। अब उन्होंने टेम्परेचर का यूनिट खोजा। कैसे खोजे? कुछ तो बेस लेंगे ना। सेल्सियस ने कहा ऐसा करते हैं, जिस टेम्परेचर पर वाटर किसमें हो जाए, आइस में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को 0 मान लेते हैं। तो पहले आइस आई होगी, पहले 0 आया होगा? पहले आइस आई होगी। आज आप कहते हो 0 डिग्री, तो आइस के आधार पे 0 माना, और जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल हो वो 100 है। बात समझ रहे हैं? फिर थोड़ा सा केल्विन ने और बड़ा काम किया, समझ लीजिए। केल्विन ने क्या कहा, एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर इस यूनिवर्स में जो भी मटेरियल, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। नथिंग इज स्टेबल, नथिंग। ये जो आप देख रहे हैं ये वुड की बनी है, ये स्टेबल नहीं है। आप कहें सा स्टेबल लग रही है, तो आपको ऊपर वाले ने जो चक्षु दिया है, जो आई दिया है, उसकी लिमिटेशंस हैं। ये किसका बना है? एटम का। इस एटम में क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली वाइब्रेशंस हो रहे। एटम का ही तो बना है भाई। सेल्यूलोज का बना है। सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना है। तो इसके एटम में वाइब्रेशन हो रहा नहीं हो रहा है? स्टेबल तो नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। नथिंग इज स्टेबल। कोई भी चीज इस यूनिवर्स में स्टेबल नहीं है। एटम से लेकर, एटम छोटा सा है, और यूनिवर्स गैलेक्सी देख लीजिए, एटम को गैलेक्सी से मैच कराइए, काफी कुछ मिलता जुलता है कि नहीं? मिलता जुलता है कि नहीं? गैलेक्सी और एटम, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, कंटिन्यूअसली उसमें मोशन हो रहा है। इनका ये कहना था, जिस टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाएगा एटम का, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो वो स्टेबल होने लगेंगे। समझ रहे ना? यानी 0 केल्विन पर जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, उस मटेरियल में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? स्टेबल हो जाएंगे। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, स्टेबल होने लगेंगे। उसको 0 केल्विन, इसलिए एब्सोल्यूट कोल्ड दोस्त क्या कहते हैं? 0 केल्विन का मतलब एब्सोल्यूट कोल्ड, यानी 273
डिग्री सेल्सियस। ये तो हुआ। तो एब्सोल्यूट कोल्ड, एब्सोल्यूट कोल्ड है तो एब्सोल्यूट हॉट, यानी कोई भी मटेरियल को उससे ज्यादा गर्म नहीं किया जा सकता। तो क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट पहुंच जाती है 10 पावर 9 केल्विन के लगभग। क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा यानी प्लाज्मा से ऊपर की स्टेज है, प्लाज्मा से ज्यादा टेम्परेचर है उसका। वहां पे क्या होगा, यहां पे एटम, जैसे एटम का मतलब गोल गोल, जैसे आटे की लोई है, रोटी बनाते हैं, आटे की लोई हो गई गोल सी, वो हो गया एटम। और जब इस स्टेज में आएगा वो रोटी की तरह चिपक जाएगा एटम। और जब आप क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा में जाएंगे तो एब्सोल्यूट हॉट है। एब्सोल्यूट हॉट में क्या होगा, सारे जो एटम होंगे, एटम में जो पार्टिकल होंगे सब क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। जो एटम में पार्टिकल हैं वो सारे क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा ये सब चीजों ने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलना है, क्योंकि इसका उपयोग कई जगहों पे होता है। अब आपको मैं बता रहा था, प्लाज्मा बताने लगा, चूंकि इससे मिलता जुलता, तो दोनों अलग चीजें हैं। अब मैं बात करूंगा ब्लड सेल्स की। देखिए ब्लड सेल्स में जो इंपॉर्टेंट है, जो बेटा आपको स्टडी करना है ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल्स में बेटा जो आपको स्टडी करना है वो क्या है, ये तो 45% पार्ट को बनाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड में दो पार्ट जरूर से पढ़िए, एक तो ब्लड ग्रुप और दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा नहीं पढ़े कोई बात नहीं, इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है, ये आपकी बॉडी में, जिसको आप तो मैं शुरू तो क्लास काफी हद तक कुछ देर बाद या कल से शुरू करूँ। इसको क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये आपके बॉडी का एक प्रकार से लीवर का काम कर रहा है। इसका काम क्या है, बॉडी के सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई करना। इसका काम बॉडी के सेल तक ऑक्सीजन को पकड़ना फेफड़े से और बॉडी के सेल तक पहुंचाना। असल में साइंस में क्या होता है ना, दो, एक तो जेई की तैयारी करते हैं और एक नीट की तैयारी करते हैं। नीट और जेई की तैयारी बिल्कुल अलग हो जाती है, आपको अप्लाइड करके पढ़ना है, बहुत डीप में नहीं घुसना है। यूपीएससी वेट कहता है, डेप्थ नहीं कहता है, दोनों में अंतर है। नीट या जेई डेप्थ, यहां डेप्थ नहीं, वेट। वेट क्या है, जब लगातार आप क्लास करेंगे तो आपको अपने आप समझ में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बाय वर्ड कि व्हाट इज वेट। जब आप क्लास में बैठेंगे लगातार आपको अपने आप समझ में आएगा वेट की मीनिंग सर ने क्यों कहा था, ये जरूरी है। तो अब देखिए, ये तो समझ में आया, ये आपके बॉडी के सेल तक, आपके बॉडी में सबसे ज्यादा नंबर में जो होता है आरबीसी, ये लगभग 50 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, 50 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, मैं पढ़ाऊंगा, ये आपके ब्लड में होता है। और ये क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, ये 6000 to 10,000 होता है। इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिविलियन सब एक जैसे होते हैं, कमाना और खाना। और सोल्जर कितने टाइप के होते हैं, थल सेना का अलग, जल सेना का अलग, AK-56 चलाने वाला या मिसाइल लॉन्च करने वाला अलग अलग होता है, नहीं होता है।
वैसे ही आपके बॉडी में WBC कई टाइप की होती है, RBC एक टाइप की होती है। सबसे ज्यादा फोकस आपको इसको करना है। इसका जमाना गया क्वेश्चन का, लेकिन दे सकता है। इसका जमाना चल रहा है, समझ रहे ना? WBC का जमाना चल रहा है क्योंकि वैक्सीन की बात हो रही है। वैक्सीन की बात हो रही है तो WBC का जमाना चल रहा है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं WBC है क्या। इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। अब ये कई टाइप के होते हैं। लिम्फोसाइट्स भी होता है, बेसोफिल्स भी होता है, स्नोफिल्स भी होता है, कई टाइप के होते हैं। लेकिन जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट्स यानी ये WBC का नाम है। इसके प्रकार में एक लिम्फोसाइट्स होता है। लिम्फोसाइट्स कई टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के बेसिकली होते हैं। एक तो बी सेल, शॉर्टकट में बी सेल। जब कोविड आया होगा तो बी सेल टी सेल शायद पढ़े होंगे या नेट पे देखे भी होंगे। एक बी सेल एक टी सेल, मतलब पूरा नाम होता है बी लिम्फोसाइट और इसका पूरा नाम होता है टी लिम्फोसाइट। शॉर्टकट में बी सेल और टी सेल कह देते हैं। बी शब्द का जो बी वर्ड, जो बी है उसकी मीनिंग होती है बोन मैरो, टी की मीनिंग होती है थाइमस। अब देखिए होता क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। हमने एक बंदूक बनाई और पीतल या लोहे का बुलेट बनाया। चाहे आदमी को मारे चाहे जानवर को मारे कोई दिक्कत नहीं। यानी उस बुलेट से सबको मार सकते हैं, नहीं मार सकते? उस बुलेट से यू कैन किल एनी ऑफ देम, यू शॉट डाउन एनी ऑफ देम, किसी को मार सकते हैं। लेकिन बॉडी में ऐसा नहीं होता भैया। बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हुआ, हर एक को मारने के लिए अलग अलग टाइप का बुलेट चाहिए। अगर एक ही टाइप का बुलेट की जरूरत थी तो एक ही टाइप के एंटीबायोटिक और एक ही टाइप की वैक्सीन बन जाती। जरूरत तक क्या थी कि अलग अलग टाइप की वैक्सीन बनाने की। यहाँ थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। बुलेट से आप आदमी को मारो जानवर को मारो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंटर हो रहे हैं, हर एक को मारने के लिए अलग अलग टाइप की क्या चाहिए, बुलेट चाहिए। बुलेट का मतलब गोली, और गोली का यहां पे मायने हो जाएगा एंटीबॉडी। इसकी लैंग्वेज में हो गया एंटीबॉडी। आप जो समझते हैं उसे कहते हैं गोली, बुलेट। यहां हो जाएगा एंटीबॉडी। एंटीबायोटिक नहीं, वो अलग चीज है। कैसे? आपको मजा आएगा थोड़ा। देखिए ये बी सेल है। बी सेल वो काम करता है, ये बनाता है बुलेट यानी एंटीबॉडी बना के मारता है। किसको? ऑर्गेनिज्म को। ये क्या करता है? टी सेल। टी सेल आपके बॉडी में कई टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं एकदम वैक्सीन तक आ रहा हूं बेसिक से पढ़ा के, बाकी पढ़ाते समय तो आपका रिकॉल करूंगा, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं बेटा कैसे पढ़ना है, मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे मिल जाए। समुंदर है साइंस, पूरे जीएस को अकेले ले सकता। पढ़ें कैसे वही मैं बता रहा हूं। अब देखिए टी सेल एक होता है टीएच सेल, एक होता है टीसी सेल, एक होता है टीएच सेल्स। ये सब जो चीजें बता रहा हूं ये मैं कोई स्पेशल नहीं बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी में 11th-12th में दिया हुआ है। अब ये क्या है? एच का मतलब हेल्पर, सी का मतलब साइटोटॉक्सिन, एस का मतलब सप्रेसर। मतलब जैसे आपके शरीर में
बाहर से या ब्लड स्ट्रीम में घुस गया बैक्टीरिया, ठीक है, तो सबसे पहले ये नोटिस करेगा हेल्पर। हेल्पर जाएगा इसके करीब, कुछ तो इससे लड़ेगा और कुछ सहायता मांगेगा इससे, और कुछ सहायता मांगेगा बी सेल से। कुछ लड़ेगा इससे और कुछ सहायता मांगेगा बी सेल से और कुछ टी से। टीसी का मतलब हुआ साइटोटॉक्सिन। साइटो का वर्ड आता है साइटोलॉजी से। साइटोलॉजी का मतलब सेल, टॉक्सिन का मतलब खतरनाक पदार्थ। तो क्या करता है कि जैसे ये बैक्टीरिया है तो इसके संपर्क में आएगा टी सेल। टी सेल इसमें एक होल बनाएगा, छेद बनाएगा, इसमें बैक्टीरिया में होल बना के एक पदार्थ डालता है जिसको कहते हैं प्रीफरीन। प्रीफरीन एक प्रकार का एंजाइम है। जब ये डालेगा तो ये क्या होगा, बैक्टीरिया कोलैप्स करने लगेगा, मरने लगेगा। और ये क्या करेगा, ये बुलेट बनाएगा। बुलेट बनी किसकी होगी, प्रोटीन की। देखिए चीज समझिए, इस धरती पे दो टाइप के जीव होते हैं, एक प्लांट है, एक एनिमल है। दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अगर प्लांट को देखें, प्लांट का जो कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल है तो कैन से द निर्माणक पदार्थ, कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल ऑफ द प्लांट दैट इज कार्बोहाइड्रेट, एंड कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल ऑफ एनिमल, जंतु के शरीर का निर्माणक पदार्थ, प्रोटीन। अब जो चीज जिसमें हो भाई, कमरे को तोड़ेंगे कहाँ निकलेगा, ईट बालू सीमेंट गिट्टी सरिया। अब प्लांट का जो कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल ही कार्बोहाइड्रेट है, तो प्लांट को खाएंगे तो मैक्सिमम क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। एनिमल को खाएंगे तो मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन, आपका सर फैट भी मिलता है। फैट उसका निर्माणक पदार्थ नहीं है, फैट वो स्टोर करता है। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कॉटन क्या है, यार इतना तो पता है कि कॉटन हमको प्लांट से मिलता है, तो सोचना क्या है, कॉटन प्लांट से मिल रहा है तो कार्बोहाइड्रेट। रेशम क्या है, रेशम कहाँ से मिल रहा है, इंसेक्ट से मिल रहा है, तो क्या है, प्रोटीन है। नाखून क्या है, प्रोटीन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, नहीं खाली आपने समझा कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल प्रोटीन, कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल कार्बोहाइड्रेट। अब बहुत सोचना नहीं है, अब रट्टा मारे बैठ करके कपास जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये नहीं पढ़ना है। निर्माणक पदार्थ है ना कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो इस तरीके से ये जो टीएच होता है, ये टीसी होता है, ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का मतलब प्रोटीन, एंटीबॉडी प्रोटीन, इसका मतलब एंटीबॉडी प्रोटीन है। बस ये है कि हर एंटीबॉडी प्रोटीन अर्थात एक प्रकार की बुलेट है, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए अलग अलग टाइप का बुलेट बनाना पड़ेगा। और यह है सप्रेसर, बहुत एग्रेसिव होगा ये दोनों, लगातार मारना शुरू करें। ये भी बना बना के एंटीबॉडी मार रहा है। अब साथ में बॉडी की जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जिनका कोई कसूर, वो भी खत्म हो रहे हैं। सप्रेसर का मतलब क्या है, भैया रुक जाओ, हो गया, यानी आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करेगा कि बस करो, मारे जा चुके हैं। तो हल्का से मैंने आपको एक आइडिया दिया। अब इसके कार्य पद्धति, इसके जो वर्किंग पैटर्न को समझ करके, इसी के वर्किंग पैटर्न को समझ करके यू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन। You make different kind of vaccine, inactivated vaccine, toxoid vaccine, viral vector vaccine, सब यूनिट वैक्सीन, एंड करंट में mRNA वैक्सीन। ये पढ़ना है आपको।
पढ़ना है आप, समझ गए? अब अगले टॉपिक पे चलते हैं।